दोस्तों नमस्कार। संसद की नई इमारत ने आज सांस ली है और जब संसद के भीतर सांस लेने का जिक्र हो तो फिर मान लीजिए लोकतंत्र जिंदा हो उठा है। उसी संसद के भीतर जिसमें बीते 10 बरस से इस बात का एहसास कभी भी विपक्ष को देखकर यह हुआ ही नहीं कि वह इस राजनीतिक व्यवस्था में कहीं पर सांस भी ले पा रही है या नहीं ले पा रही है। और यह कोई पंचतंत्र का किस्सा नहीं है, यह तो मौजूदा संसदीय राजनीतिक इतिहास को लिखने का वक्त है, उसे समझने का वक्त है। क्योंकि बीते 10 बरस में इस देश में इसी संसद से जो भी निर्णय लिए गए और एक तरफा तरीके से इस देश में लागू होते चले गए, उसमें विपक्ष की हैसियत सांस लेना तो दूर, उसकी जुबान और उसकी आवाज भी आपने सुनी नहीं होगी। क्योंकि इस देश में संविधान की शपथ लेने के बाद संवैधानिक संस्थानों पर ही कब्जा इस देश की राजनीतिक सत्ता ने किया और इस देश में आम आदमी सड़क पर किस बेबसी के साथ जी रहा है, इसका एहसास नोटबंदी के वक्त सरकार को हुआ ही नहीं, कोविड के दौर में प्रवासी मजदूर को देखकर हुआ ही नहीं, जीएसटी के दौर में इस देश के छोटे और मंझोले व्यापारियों को देखकर हुआ ही नहीं। इस देश के भीतर में किसानों के आंदोलन और उनके एक दो नहीं बल्कि 700 किसानों के शहीद होने की परिस्थिति में भी सरकार ने आह नहीं भरी। इस पार्लियामेंट के भीतर 2 मिनट मौन नहीं रखा गया। इतना ही नहीं, इस देश के भीतर युवाओं के रास्ते नौकरी को लेकर कैसे बंद हो गए, लेकिन संसद चलती रही क्योंकि विपक्ष गायब था। इस दौर में सेना में शामिल होने वाले अग्निवीरों की परिस्थितियां जो नाजुक होती चली गई, संसद खामोश रही और होते होते बात तो इस देश में नीट की परीक्षा तक आ गई। उस वक्त भी संसद ने सिर्फ अपने गवर्नेंस की ताकत दिखाई और इस बात का एहसास कराया हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन संसद सांस ले तो कैसे ले। इसीलिए हमने कहा यह पंचतंत्र की कहानी नहीं है। आज राहुल गांधी 10 बरस के कच्चे चिट्ठे को लेकर 90 मिनट में जब समेटने निकले तो उन्हें भी शायद इस बात का एहसास नहीं होगा जो वो कह रहे हैं वह इस देश की राजनीतिक परिस्थितियों को पलटने की स्थिति पैदा कर सकता है। क्योंकि भारत के भीतर तमाम मुद्दों के आश्रय बीजेपी ने इस दौर में जिस राष्ट्रवाद और जिस हिंदुत्व को परोसा, उस पर सीधा हमला करने की कोशिश इससे पहले कभी किसी ने की नहीं। राहुल गांधी ने उस नब्ज को पकड़ा और यह पहला मौका आया जब उनके भाषण के बीच में बतौर प्रतिपक्ष का नेता जब कह रहा है तो कोई दूसरा शख्स नहीं, खुद प्रधानमंत्री को खड़े होना पड़ा और प्रधानमंत्री ने कहा और उसमें बिना देर या बिना लाग लपेट के राहुल गांधी ने तुरंत सीधा हमला कर दिया कि वह जिन बातों को कह रहे हैं वह इस देश के हिंदू समाज से नहीं या हिंदुत्व से नहीं, बल्कि उस हिंदुत्व को लेकर वो कह रहे हैं जो बीजेपी ने जिस पर कब्जा कर लिया है। और बीजेपी मानती है कि वो जो कहती है वो पूरा देश उसी हिंदुत्व के रास्ते पर है। आरएसएस जो कहती है, खुद बीजेपी की राजनीति और खुद प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो सब कुछ हिंदुत्व वही है। तो आज संसद के भीतर सांस या दिलों की धड़कनों को आज आप सुन लीजिए, क्योंकि जिसने भी इसे नहीं सुना वो शायद समझ ना पाएगा कि एक ऐसी परिस्थिति 10 बरस के बाद आजादी के तौर पर या धड़कनों के धड़कने की आवाज सुनने की परिस्थिति या फिर तेज होती हुई सांसों की आवाज भी इस देश में सुनाई पार्लियामेंट के भीतर से दे रही है। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। दरअसल हिंदू शब्द आते ही समूची बीजेपी जागृत हो जाती है। संसद के भीतर लोकसभा में प्रधानमंत्री यूं ही जागृत नहीं हुए,
वो जानते हैं कि वो आरएसएस से निकल कर आए हैं, वो प्रचारक रह चुके हैं और आरएसएस के गर्भ से निकली हुई पॉलिटिकल पार्टी के राजनीतिक शुद्धिकरण की स्थिति में हिंदुत्व शब्द समाया हुआ है। इसीलिए राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के भीतर जिस आवाज में आज और जिन तस्वीरों के आश्रय इस बात का जिक्र किया कि हिंदू धर्म में तो कहीं भी हिंसा है नहीं और हिंदू धर्म तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अहिंसा के साथ साथ यह भी सिखलाता है कि डरना नहीं चाहिए। और डरना नहीं चाहिए तो इसका यह मतलब नहीं है कि कोई डराने निकल जाए और उसके बाद कहे कि हम हिंदू हैं। बीजेपी की क्या यह परिस्थिति राजनीतिक तौर पर इस देश में सत्ता को संभालते हुए सामाजिक ध्रुवीकरण की स्थिति को पैदा कर चुकी है और बार बार विपक्ष इसी नाम को लेकर मात खा जाता है। दरअसल शिव के पोस्टर से लेकर अलग अलग धर्मों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने उसी नब्ज को आज पकड़ लिया और जिन बातों को जिस तर्ज पर वो कह रहे थे उसमें सीधा संदेश यही था कि दरअसल बीजेपी जिस हिंदुत्व का जिक्र करती है या जिस हिंदुत्व को लेकर वो मान लेती है कि उसने समूचे देश और समाज और तमाम समुदाय का ठेका ले लिया है, यह बिल्कुल गलत है और इस अंदाज को हर किसी को समझना होगा। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है, यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। तो क्या राहुल गांधी ने बीजेपी या आरएसएस या प्रधानमंत्री मोदी के उस आवरण को ही उतार कर रख दिया जिस आवरण तले जिन राजनीतिक परिस्थितियों का जिक्र कर कर सत्ता में आई बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री राजनीतिक तौर पर लगातार जिक्र करते रहे, आज खुले तौर पर चुनौती राहुल गांधी ने लोकसभा के भीतर दे दी क्योंकि वह उन परिस्थितियों को उठा रहे थे कि इस देश के भीतर में कोई भी व्यक्ति अगर सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए या सरकार से सवाल पूछ ले या फिर सरकार की नीतियों को लेकर सवाल खड़ा कर दे तो उसे बख्शा नहीं जाता है और विरोधियों को तो बिल्कुल नहीं बख्शा जाता है। और अपनी बात को कहते कहते राहुल गांधी ने यह भी बताया कि खुद उनके साथ क्या हुआ। 21 मुकदमे दर्ज कर लिए गए, ईडी ने 55 घंटे तक पूछताछ की और उसके बाद उनकी संसद सदस्यता छीनी गई। इसी दौर में उनका सरकारी घर छीन लिया गया और इस देश के भीतर में एक मुख्यमंत्री अभी भी जेल में है, एक मुख्यमंत्री को छोड़ा जरूर गया है और इसके साथ वो तमाम मुद्दे जो नोटबंदी से लेकर नीट तक के बीच में इस देश के भीतर लगातार रेंगते रहे, एक एक करके सबको राहुल गांधी ने संसद के भीतर रखना जब शुरू किया तो निशाने पर कोई दूसरा शख्स नहीं था, निशाने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और यह भी एक ऐतिहासिक क्षण है कि खुद प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता के बोलने पर गुजरात के मुख्यमंत्री रहते वक्त भी कभी बीच में नहीं उठे और बीते 10 बरस में भी आपने देखा होगा वो कभी नहीं जवाब देने के लिए उठे हों। वो मान कर चलते थे कि जब उनकी बारी आएगी तो फिर वह छोड़ेंगे नहीं और इसका जिक्र करने की जरूरत नहीं, हर भाषण में देख लीजिए विपक्ष को उन्होंने बार बार लपेटे में लिया। लेकिन आज परिस्थिति अलग थी और यह परिस्थिति के पीछे दरअसल वही जनादेश है जो 2024 में जनता ने दिया है और शायद इसीलिए उस जनादेश पर खड़े होकर इंडिया गठबंधन एकजुट
पार्लियामेंट के भीतर जब नजर आ रहा था और नेता के तौर पर राहुल गांधी जब इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जो मेरे साथ हुआ, जो इस देश के लोगों के साथ हुआ, उसके समानांतर जरा समझिए इस देश के भीतर में अग्निवीरों की क्या हालत हो गई। टीका टिप्पणी अग्निवीर को लेकर हुई, लेकिन जरा सोचिए राहुल गांधी बतौर प्रतिपक्ष के नेता के हिस्से से भाषण दे रहे हैं। 2 बार प्रधानमंत्री को खड़े होना पड़ा, 2 बार देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को खड़ा होना पड़ा, 3 बार देश के गृह मंत्री को खड़ा होना पड़ा, 1 बार खुद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी एमएसपी के सवाल पर खड़े हो गए। कानून की किताब लिए हुए बीजेपी के सांसद सदस्य यादव जी, जो कि खुले तौर पर इस बात को कानूनी तौर पर बताने लगे कि स्पीकर महोदय नियम कायदे तो देखिए, और स्थिति धीरे धीरे इतनी नाजुक होने लगी कि पहली बार सदन के भीतर गृह मंत्री अमित शाह को बकायदा स्पीकर से कहना पड़ा कि देखिए हमको संरक्षण दीजिए, ऐसी परिस्थिति में हम कैसे पार्लियामेंट के भीतर इन बातों को सुन सकते हैं। कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। कहते हैं जब इतिहास लिखा जा रहा होता है तो इतिहास लिखने वाले को भी पता नहीं होता कि वह इतिहास बना रहा है। और संसद के भीतर जिन अमित शाह के खड़े होने पर तमाम विपक्ष खामोश हो जाता था, आज उसका जवाब देने में राहुल गांधी ने वक्त नहीं गंवाया। और उसके बाद उन्होंने खुले तौर पर बताया कि इस देश के भीतर में युवाओं के साथ सारे रास्ते तो बंद हुए, छोटे व्यापारी भी तबाह हो गए, नोटबंदी हो या जीएसटी हो। और खुद उन्होंने जिक्र किया कि वह गुजरात जाकर जब वहां के व्यापारियों से मिले, खास तौर पर टेक्सटाइल के व्यापारियों से मिले, तब उन्होंने समझा और जाना किस तरीके से जो कि कॉरपोरेट है, जो सत्ता के साथ खड़ा हुआ है, जो अरबपति है, उनकी मदद के लिए ही इस पूरे रास्ते को कैसे बनाया गया। और बात यही रुकी नहीं, दरअसल उस दौर में खुद अमित शाह टोक रहे थे गुजरात आप जाते नहीं है, और राहुल गांधी ने खुले तौर पर उन्हें चिताते हुए कहा जाता भी हूं और अगली बार चुनाव में वहां पर इंडिया आपको हरा भी देगा। गुजरात में मैं गया, टेक्सटाइल ओनर्स के साथ मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा नोटबंदी क्यों हुई, जीएसटी क्यों हुई? साफ बोला अरबपतियों की मदद करने के लिए जीएसटी और नोटबंदी की गई है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के लिए काम करते हैं, सीधी सी बात। मैं जाता रहता हूं और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। यानी बात अडानी तक और गुजरात तक आ ही गई। दरअसल आज संसद के भीतर भी जब राहुल गांधी का भाषण शुरू हुआ और उन्होंने जैसे ही शिव जी की तस्वीर को उठाया, किसी को इस बात का एहसास नहीं था कि दरअसल शिव जी के जरिए वह जिस ताने बाने को राजनीतिक तौर पर बुनने वाले हैं, उसके कटघरे में कोई दूसरा शख्स नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री खड़े होंगे, और उनके साथ खड़े हुए अमित शाह भी नजर आएंगे। और इतना ही नहीं, स्पीकर की भूमिका भी कहीं ना कहीं उसी कटघरे में खड़ी नजर आनी चाहिए। इस संदेश के साथ वह एक एक वक्तव्य को बहुत ही शालीनता के साथ और बेबाकी के साथ वो लगातार पार्लियामेंट में कहते चले गए। यानी अरबपतियों को मदद करने के साथ इस देश के भीतर में एमएसएमई का खत्म होना। आप खुद नहीं जानते होंगे कि एमएसएमई के मंत्री कौन है आज, और अगर आज की नहीं जानकारी है तो आप यह भी नहीं जानते होंगे इससे पहले कौन था। अब आप सोचिए, इससे पहले नारायण राणे थे, आज जीतन राम मांझी है, लेकिन किसे याद होगा, क्योंकि सब कुछ प्रधानमंत्री कार्यालय से इस देश में चलते रहा। और यही वो डर का जिक्र ना सिर्फ इस देश के नागरिकों के साथ जोड़कर, बल्कि बीजेपी के भीतर भी ये डर कैसे है, इसको भी बाखूबी उभारते हुए राहुल गांधी ने एक ऐसी परिस्थिति देश के सामने रखी जिसमें कोई भी निर्णय लिया जा रहा हो तो वह निर्णय ऐसा लगे कि खुद प्रधानमंत्री परमात्मा के कहने पर ले रहे हैं। यानी
खुद प्रधानमंत्री ने जिन बातों का जिक्र किया था कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, और वह तो अवतरित और उसके बाद उनका सीधा संवाद है, इसी को आधार बनाकर इसको आप तंज कसना नहीं कह सकते हैं, इसको आप व्यंग करना भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस देश के साथ जो व्यंग लगातार बीते 10 बरस में प्रधानमंत्री ने अपनी ताकत के साथ किया है, उसकी सही जानकारी और हकीकत को कौन बताएगा, क्योंकि हर किसी को चुप करा दिया गया। और आज भी राहुल गांधी ने जब संसद के भीतर यह सवाल खड़ा किया कि आखिर मेरा माइक बंद हो जाता है, जब कैमरा मेरे ऊपर रहना चाहिए तो कैमरा आप पर चला जाता है, राहुल गांधी यह शोर मचाते हुए दिखे और उन्होंने पूछा भी कि आखिर बटन और उंगलियां किसके पास रहती है। और पता नहीं कि उस दौर में हमें भी 2018 का वो वाकया याद आ गया जब टेलीविजन पर न्यूज चैनल में जब प्रधानमंत्री मोदी ने किसान की आय दुगनी करने को लेकर सवाल उठाया था, उस दिन से लेकर लगातार 10-12 दिनों तक पता नहीं किसके पास वो बटन होता था, तब न्यूज चैनल पर रेंगती हुई हमारी पूरी खबरें ब्लैकआउट हो जाती थी। उस वक्त भी यह सवाल था कि आखिर किसकी उंगलियां रहती हैं, किसका दिमाग रहता है, लेकिन देश तो एक ही व्यक्ति के पास है और उसी के आश्रय बीते 10 बरस से इस देश को तमाम गवर्नेंस के आश्रय तमाम इस देश के संस्थान जो कि संवैधानिक संस्थान है, स्वायत्त संस्थान है, उनके जरिए इस देश ने देखा है, जानते हैं कि वो उंगलियां किसकी होती है। और यह सवाल आज पार्लियामेंट के भीतर फिर राहुल गांधी ने उठा ही दिया। यानी राजनीतिक तौर पर जो मुद्दे इस देश के भीतर में डर और नफरत को पैदा करते हो, उस दायरे में लाकर अगर इस देश में कोई सवाल ना करे और करे तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसी परिस्थिति में बोलने की स्थिति पार्लियामेंट के भीतर कई मौकों पर रही है। नेहरू के वक्त में लोहिया बोला करते थे, जयप्रकाश नारायण ने भी आवाज उठाई है। यह स्थिति इंदिरा गांधी के दौर में भी विपक्ष के नेताओं ने बड़ी लंबे तरीके से चीजों को उठाया है। और इन परिस्थितियों के दायरे में कांग्रेस की कभी भी कोई भी सरकार रही हो, विपक्ष ने इसे बाखूबी उठाया है। लेकिन बीते 10 बरस में आप उस संसदीय राजनीतिक परिस्थितियों को भूल जाइए। उसको लेकर पहली बार इसीलिए आज सवाल था कि आज क्या वाकई संसद सांस ले रही है, क्योंकि जिक्र उन लोगों का उन्हीं की जुबान में हो रहा है जिनके घर के भीतर के दर्द को राहुल गांधी देख कर आए और उसको अब पार्लियामेंट के भीतर उन्हीं के शब्दों को वो रख रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया था लोगों द्वारा आए हुई राय को लेकर, और उसको लेकर भी आपत्ति प्रधानमंत्री ने की थी, पूरी बीजेपी ने की थी। कुछ इसी अंदाज में आज सवाल जब अग्निवीरों का आया तो एक झटके में फिर से रक्षा मंत्री खड़े हुए और पूरी बीजेपी खड़ी नजर होते चली गई। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त है? सवाल सिर्फ अग्निवीर भर का नहीं है, सवाल तो इस देश में किसानों का है, सवाल एमएसपी का है, सवाल किसानों को आतंकवादी किसने कहा, उनके आंदोलन के रास्ते में कीलें किसने गाड़ी। इस देश के भीतर में जितने मुद्दे बीते 10 बरस में उठने चाहिए थे वह उठे क्यों नहीं? तो क्या संसद के भीतर विपक्ष के पास अगर संख्या बल ना हो तो लोकतंत्र तानाशाही में बदली जा सकती है? यह सवाल उठा नहीं, लेकिन यह सवाल कहीं ना कहीं आज राहुल गांधी के भाषण में लगातार रेंगता रहा, क्योंकि जिन मुद्दों को वह जिस तरीके से उठा रहे थे उन मुद्दों के आश्रय बार बार यह सवाल था कि नोटबंदी कोई आज का फैसला तो नहीं है, जीएसटी कोई आज का फैसला तो नहीं है,
किसानों को लेकर जो सरकार फैसले ले रही थी वो आज का फैसला तो नहीं है। अडानी के पास कौड़ियों के मोल या कॉरपोरेट के हिस्से में जिस तरीके से इस देश के पीएसयू थमाते चले गए, जो निजीकरण की स्थिति है वो कोई आज की स्थिति तो नहीं है। यानी ध्यान दीजिए, सरकार द्वारा लिया गया हर फैसला अगर आज राहुल गांधी की जुबान पर था या उनके भाषण का हिस्सा था और वो अभी भी मौजूद लग रहा था, या फिर उस पर समूचा विपक्ष एकजुट होकर करतल ध्वनि में शोर मचा रहा था, हां यह सच है, तो इसका मतलब है कि बीते 10 बरस से यह संसद चल ही नहीं रही थी। यहां पर संख्या बल विपक्ष की गायब थी, लापता थी, तो मनमर्जी तरीके से इस देश के लोकतंत्र को हांका जा रहा था। यह राजनीतिक तौर पर यह परिस्थिति हो सकती है। हमारी टीम ने जब इस पे काम करना शुरू किया और उसने जो पता लगाया, उसमें सवाल था कि भूमि अधिग्रहण को लेकर इस देश में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में यहां के जो किसान हो या एक सामान्य नागरिक हो, उसकी जो जमीन ली गई, वो जो भूमि अधिग्रहण के मार्फत जो मुआवजा मिलना चाहिए उसको दे पाने की स्थिति में सरकार नहीं आई। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली से सटा हुआ ग्रेटर नोएडा का इलाका और वहां पर बन रहा हवाई अड्डा जेवर हवाई अड्डा है, वहां के भी लगभग दर्जन भर गांव आज भी आंदोलनरत हैं कि उन्हें पैसा नहीं मिला जो भूमि अधिग्रहण के तहत उन्हें मिलना चाहिए था। इस देश के भीतर में तकरीबन 700 योजनाएं हैं जो अटकी हुई इसलिए हैं क्योंकि जमीन जो ले रही है सरकार और उसकी एवज में जो भूमि अधिग्रहण बिल लाया गया था उसको इस दौर में खत्म किया गया और ताकत के आसरे जमीन को ले लेना, और इसी का असर अयोध्या में दिखाई दिया क्योंकि अयोध्या का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने वहां के सांसद अवधेश प्रसाद सिंह को साथ में रखकर खड़ा किया और पूछा वहां क्या मुश्किल है, तो वहां भी यही बात निकल कर आई कि दरअसल हवाई अड्डा बना, उसके लिए जो जमीन ली गई मुआवजा नहीं दिया गया। उस मंदिर को बनाने को लेकर जो वहां के छोटी छोटी गलियों में छोटे छोटे मंदिर थे या लोगों के घर थे, सबको ध्वस्त कर दिया गया। यह स्थिति बनारस में भी हुई। यानी लोगों के साथ ना जुड़ना और जिन स्थिति को अपने वोट बैंक के आसरे खड़े करना, उसमें जनता अगर दूर हो जाएगी तो जनादेश ऐसा ही आएगा और अयोध्या की हार इसके प्रतीक के तौर पर है। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों का एक दूसरा सच यह भी है कि इस देश के भीतर में जो मजदूर है उसकी माली हालत नोटबंदी यानी के बाद से असंगठित क्षेत्र में तकरीबन 22% मजदूरों के पास काम धीरे धीरे खत्म हो गया और वो धीरे धीरे काम छोड़कर मनरेगा के मजदूरों में तब्दील हो गए। जीएसटी के आवरण तले इस देश के छोटे व्यापारी पूरे तरीके से खत्म होते चले गए। कोविड काल के बाद की परिस्थितियों में जो एमएसएमई को पैसा देने का जिक्र था वो कहां दिया गया कोई नहीं जानता है। यानी जो जो निर्णय लिए जा रहे थे उन निर्णयों के पीछे कहीं भी कोई सरोकार क्या जनता से नहीं थे और पहली बार पार्लियामेंट के भीतर लगा ऐसे 10 बरस के बाद पार्लियामेंट एक झटके में जागृत हो गई है या वो उस खुले आसमान तले सांस लेना चाहती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर प्रधानमंत्री इन्हीं 10 बरस की सत्ता को लेकर ये कहते रहे कि मेरा परमात्मा से सीधा संवाद है, तो राहुल गांधी ने इस परिस्थिति को भी उभारा और इस देश की त्रासदी को भी बताया। The Prime Minister, of course, who has a direct connection with God, speaks directly to God. Yes, the Paramatma speaks to Modi ji's Atma directly. Unlike with all humans, we are all biological. We are born, we die, but the Prime Minister is a non-biological being. And the Prime Minister says Gandhi is dead. And Gandhi was revived by a movie. I mean, can you understand the ignorance? That Gandhi is dead and a movie revived the father of the nation. हो सकता है यह सुनते वक्त आप भी महसूस कर रहे हो, क्या वाकई बीते 10 बरस में जिन मुद्दों पर जो बहस पार्लियामेंट के भीतर होनी चाहिए थी वो हुई ही नहीं और इस देश का समूचा मीडिया लगातार लगा रहा कि वो सत्ता के लिए ही सारी बातों को कहे, कोई सवाल नहीं पूछे। इस देश के तमाम संस्थानों ने भी
सत्ता के कालीन को ओढ़ लिया और उसके साथ चलने लगे। यानी समाज या देश के भीतर उठने वाले सवाल अगर एक झटके में गायब हो जाएं और आपको सिर्फ सत्ता और उसकी आवाज ही सुनाई दे, तो उसके बाद यह कहने की जरूरत होनी नहीं चाहिए कि दरअसल लोकतंत्र है कहां पर। एक ही नजरिया पूरे देश में अगर 10 बरस से चलता रहा हो, पहली बार पार्लियामेंट के भीतर इस बात का जिक्र हो रहा हो कि जिन मुद्दों पर आप निर्णय ले रहे थे, उन मुद्दों के आश्रय आपने जो निर्णय लिए उसका प्रभाव क्या है। मणिपुर प्रधानमंत्री गए नहीं और प्रधानमंत्री ने जाने की सोची भी नहीं। जब कर्नाटक का चुनाव हो रहा था तब मणिपुर में हिंसा की आग लगी थी और वहां पर जिस तनाव की परिस्थिति जो हिंसा में तब्दील हो गई, उसके बाद से एक बरस बीत गया, दूसरा बरस बीत गया, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। प्रधानमंत्री देश के हैं, हर प्रांत के हैं। वो प्रधान सेवक खुद को कहने से कतराते नहीं हैं। और इन परिस्थिति में अगर ताना बाना बुना जा रहा था, और क्या वाकई इसीलिए हर किसी को निशाने पर यह सरकार ले रही थी, डरा रही थी, और आज राहुल गांधी इसीलिए कह रहे थे डरो मत। Not only the opposition, but anybody who resisted the idea of concentration of power, of concentration of wealth, of aggression on the poor, of aggression on Dalits, minorities, tribals, was crushed, violently crushed. People were put in jail, people were threatened, and I myself was attacked. मुद्दा यह नहीं है कि राहुल गांधी ने आज पार्लियामेंट में 90 मिनट के भाषण में बीते 10 बरस का कच्चा चिट्ठा उभार कर रख दिया। मुद्दा यह भी नहीं है कि जो निर्णय लिए गए वो एक तानाशाही तरीके से लिए जा रहे थे। मुद्दा तो इस दौर में सबसे बड़ा यही है, क्या पार्लियामेंट के भीतर सत्ता अपने हिसाब से निर्णय लेते हुए जब जनता को प्रभावित करने की स्थिति में आए, तो इस देश के भीतर में वो तमाम संस्थान, वो तमाम नौकरशाही, वो तमाम मीडिया घराने, वो तमाम कॉरपोरेट सत्ता के हो जाएं और उनके भीतर भी ये डर समा दिया जाए कि अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं होंगे तो आपकी हालत भी उन्हीं जैसे कर दी जाएगी जिन हालतों को लेकर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, आप कार्रवाई करना चाहते हैं और आप अपने तरीके से बतलाना चाहते हैं डेवलपमेंट क्या होगा, यह तो हम ही तय करेंगे। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि पहली बार संसद के भीतर राहुल गांधी का भाषण उस नैतिक बल की निशानी है जिसके आए बगैर कोई नेता अपनी ताकत के साथ इन बातों को कहे और इस बात का एहसास कराए कि दरअसल इस देश में संसदीय कार्यप्रणाली को भी पंचतंत्र के किस्से की तर्ज पर तब्दील तो नहीं किया जा रहा, और उसे तब्दील ना होने देने की स्थिति की लड़ाई और उसकी बिगुल की शुरुआत आज पार्लियामेंट के भीतर से राहुल गांधी ने यह कहकर कर दी है कि बात यहीं रुकेगी नहीं। और अभी प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर यह तो शुरुआत है, और यह अंदेशा शायद सरकार की सांसों की धड़कनों को सब कुछ बढ़ा दे, क्योंकि उसे पता है प्रतिपक्ष का यह नेता अब अगली बार इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के वक्त भी मौजूद होगा। इस देश में लोकपाल कौन बने उसमें भी इसकी मौजूदगी होगी। इस देश में सीबीआई डायरेक्टर कौन बने उसमें भी इसकी नियुक्ति होगी। इसकी नियुक्ति इस देश के भीतर में सीवीसी, सीआईसी, सीएजी तमाम नियुक्तियों में होगी। यानी सरकार प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर एक ऐसे शख्स के सामने आकर खड़ी है जो शख्स अपनी बात नहीं कहता है, जो इस देश के भीतर जो एहसास हैं, उनके भीतर जो शब्द हैं, उसी को हूबहू संसद के भीतर लाकर रखने की ताकत रखता है। और यह नैतिक बल जिस नेता में होता है वह आज आपने देख लिया, और अब समझ लीजिए इस देश की राजनीति की दिशा क्या होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।